Hello everyone. Today we are going to deal with Probation of Offenders Act 1958 and Section 360 of CRPC with some important case laws. So first of all we are going to talk about admonition, probation and parole. जब भी किसी पर्सन की कन्विक्शन या फिर दोष सिद्धि हो जाती है यानी कि उसके खिलाफ कोई अगर क्राइम प्रूव हो जाता है तो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट जो है वो क्वेश्चन में आता है यानी कि उसको कितनी सज़ा प्रोवाइड करनी है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये जो प्रोबेशन का लॉ है ये काम आता है यानी कि उसकी सज़ा कम करवाने के लिए आप कुछ पॉइंट्स देखते हैं जैसे कि उसने कोई अच्छा बिहेवियर अगर मेंटेन किया हो उसका नेचर कैरेक्टर किन सर्कमस्टांसिस के अंदर उसने ऑफेंस किया था तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसका पनिशमेंट जो है वो डिसाइड किया जाता है एंड इन फ्यू सर्कमस्टांसेस दिस पर्टिकुलर बेनिफिट इज गिवन टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो द मीनिंग ऑफ एडमोनिशन. अगर सिंपल भाषा में हम बात करें तो एडमोनिशन वर्ड का मतलब होता है बरसना या फिर डांटना किसी को, यानी कि सिंपली आप किसी को वार्न करके छोड़ रहे हैं कि आप फ्यूचर में ऐसे किसी ऑफेंस को रिपीट नहीं करेंगे. यहाँ पर किसी तरह की फॉर्मेलिटी नहीं की जाती है, यानी कि कोई बॉन्ड या फिर किसी भी तरह के श्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है. सिंपली आप उसे देयर इज़ नो सच पेपर वर्क विच इज़ डन. सिंपली आप उसे क्या कर रहे हैं, वार्न करके छोड़ रहे हैं. ना ही यहाँ पर किसी तरह का टाइम फिक्स होता है कि आपको इतने टाइम पीरियड के लिए एडमोनिशन पे छोड़ा जाता है. एंड ऑल्सो देर आर फ्यू ऑफेंसेज विच आर फिक्स. कुछ पर्टिकुलर ऐसे ऑफेंस हैं जिनके अंदर ही एडमोनिशन का बेनिफिट दिया जाता है. तो जब आप बात करेंगे आईपीसी की तो उसके कुछ सेक्शंस हैं जिनके अंदर इवन इफ पनिशमेंट जो है वो 2 साल से ज़्यादा है तो भी आप इस चीज़ का बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं. अदरवाइज मोस्टली जितने भी सेक्शंस रहेंगे ऑलमोस्ट इन ईच एंड एवरी सेक्शन वेयर द पनिशमेंट या फिर जो ऑफेंसेस जिनके लिए पनिशमेंट है 2 साल या फाइन या दोनों, तो उस परिस्थिति में आप उसे क्या करेंगे, एडमोनिशन का बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे. या फिर इवन इफ 2 साल से ज़्यादा का अगर कोई अगर पनिशमेंट है किसी पर्टिकुलर ऑफेंस में तो भी आप उसे वो बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं. अगर कौन कौन सा ऑफेंस है वो, आईपीसी का सेक्शन 379, 80, 81, 404 एंड 420, यानी कि इन सेक्शंस में इवन इफ द पनिशमेंट इज मोर देन 2 years देन ऑल्सो यू कैन प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ एडमोनिशन. नाउ द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज़ कि जब भी आप एडमोनिशन का बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ किसी भी तरह का सुपरविजन ऑर्डर इज़ नॉट रिक्वायर्ड. सुपरविजन ऑर्डर यानी कि कुछ पर्सन्स को उस पर्टिकुलर पर्सन के पीछे लगा दिया जाता है कि आप देखिए कि ये पर्टिकुलर ऑर्डर है, इसको ये प्रॉपरली फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है. या फिर कुछ काम है वो डिसाइड किए जाते हैं या फिर उस पर्सन को सुपरवाइज करने के लिए, मेनली ये देखने के लिए कि वो उस पर्टिकुलर कंडीशंस को जो उस बॉन्ड में लिखी गई हैं उनको फुलफिल करता है या नहीं करता है. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सुपरविजन ऑर्डर प्रोवाइड करते हैं. अब जब हम बात करते हैं एडमोनिशन की तो ना वहाँ पे किसी तरह का हमने बॉन्ड फिल करवाया था, ना ही वहाँ पे किन्हीं श्योरिटीज़ को हमने इन्वॉल्व किया है. यही रीज़न है कि वहाँ पे किसी तरह के सुपरविजन ऑर्डर की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट एडमोनिशन. एडमोनिशन जो है उसका अगर आप स्कोप देखेंगे तो वो ज़्यादा होगा कि कम होगा इन कंपैरिजन टू प्रोबेशन, ये हम इसे लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं आफ्टर नोइंग अबाउट द प्रोबेशन. सो नाउ लेट्स नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोबेशन. प्रोबेशन जो है ये दो अलग अलग टर्म से डिराइव हुआ है, दैट इज प्रोबेशियो और प्रोबेयर, विच मीन्स टू दिस इज वन ऑफ द पीरियड विच इज़ टू प्रूव, और वी कैन से एक ट्रायल पीरियड होता है ये, जहाँ पे ये चीज़ देखनी होती है कि वो पर्टिकुलर पर्सन गुड कंडक्ट मेंटेन करे इन फ्यूचर. सो एडमोनिशन पे तो सिंपली वार्न करके छोड़ दिया था, बट प्रोबेशन के अंदर यू नीड टू चेक आउट दैट द पर्सन इज मेंटेनिंग गुड कंडक्ट. नाउ द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज की प्रोबेशन के अंदर पेपर वर्क इज डन. यहाँ पे एक बॉन्ड फिल करवाया जाता है कि वो गुड कंडक्ट को मेंटेन करने वाला है. अब दिस पर्टिकुलर बॉन्ड कैन बी विद और विदाउट श्योरिटीज. इट इज़ नॉट ऑलवेज कंपल्सरी कि यू शुड हैव द श्योरिटी और एनीथिंग, बट यहाँ पर श्योरिटी कैन बी देयर एंड इट कैन नॉट बी देयर. यहाँ पर एक टाइम पीरियड भी फिक्स रहता है कि मैक्सिमम पीरियड जो है प्रोबेशन का वो 3 साल का रहता है. फॉर मैक्सिमम 3 years यू कैन सेंड सम पर्टिकुलर पर्सन ऑन प्रोबेशन. और जो ये रिलीज़ है ये कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी वाले ऑफेंसेस में ही अवेलेबल होगा. प्रोबेशन का बेनिफिट दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ उन ऑफेंसेस में जहाँ डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अलावा कोई भी पनिशमेंट दिया गया हो. सो विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट वी कैन से कि प्रोबेशन का स्कोप जो है वो ज़्यादा होता है. प्रोबेशन जो है वो हर तरह के ऑफेंस के लिए प्रोवाइड किया जा सकता है जहाँ पे पनिशमेंट डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट ना हो. लेकिन एडमोनिशन की बात करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ उन ऑफेंसेस में प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे
पनिशमेंट जो है वो 2 साल तक का ही हो या फिर फाइन हो या फिर दोनों हो। और कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस थे जहाँ पे 2 साल से ज़्यादा है तो भी ये बेनिफिट दिया गया है, विच आर सेक्शन 379, 80 एक्सेट्रा। अब प्रोबेशन जो है उसके लिए आपको सुपरविजन ऑर्डर जो है वो भी दिया जाता है, वो भी पास किया जाता है, जहाँ पे वो जो पर्सन होगा उसे गाइड किया जाएगा कि आप किस तरह से अपने आप को एक सोसाइटी के अंदर फिट कर सकते हैं, आपको जॉब किस तरह से अवेलेबल करवाई जा सकती है, जो कंडीशंस बॉन्ड के अंदर लिखी गई थी वो फुलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। सो फॉर दैट दिस पर्टिकुलर थिंग कैन बी यूज्ड, सुपरविजन ऑर्डर कैन बी यूज्ड अकॉर्डिंगली। नाउ द थर्ड कैटेगरी वी हैव इज ऑफ परोल। अब पैरोल जो है इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम एडमोनिशन एंड प्रोबेशन। पैरोल के अंदर द पर्सन इज ऑलरेडी इन प्रिजन और किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीज़न की वजह से उसे छुट्टी चाहिए। अब क्या रीज़न हो सकता है? कोई मैरिज है या फिर डेथ हो गई है किसी की, तो फ्यूनरल में उसको अगर जाना है, उसके बच्चों की शादी करवानी है या फिर उसे डिवोर्स लेना है। सो देयर कैन बी डिफरेंट रीजंस बिकॉज ऑफ विच फॉर टेम्पररी टाइम पीरियड द पर्सन कैन बी रिलीज, और इस चीज़ को बोला जाता है पैरोल। So I hope that I am clear with these three different words, that is admonition, probation and parole. Okay, now let us talk about historical background of Probation of Offenders Act 1958. सो पॉइंट वाइज फॉर्म में हम इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले धर्मशास्त्र, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तो उसमें ये लिखा गया है कि अगर दो लोगों ने सेम ही कैटेगरी का ऑफेंस किया हो तो भी आप उन्हें डिफरेंट पनिशमेंट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। हो सकता है उनकी मेंटल कंडीशन डिफरेंट हो, वो सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट हों जिनमें उसने वो ऑफेंस कमिट किया था। अभी इसके लिए सबसे इजी एग्जांपल हो सकता है कि सपोज दो लोगों ने थेफ्ट कमिट किया है। अगर उनमें से कोई एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, यानी कि वो एक पीरियोडिकल मैनर में, पीरियोडिकल बेसिस पे ये चीज़ करता आ रहा है, तो उसको पनिशमेंट जो है वो अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरे पर्सन से, सो दैट पनिशमेंट कैन बी मोर, राइट। हैबिचुअल ऑफेंडर जो होगा उसे पनिशमेंट जो है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा दी जा सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो प्रोबेशन था इसके बारे में कहीं ना कहीं धर्मशास्त्र के अंदर लिखा गया था। देन सेकेंडली सेक्शन 562 जो है ऑफ ओल्ड सीआरपीसी, दैट इज ऑफ 1898, उसके अंदर भी प्रोबेशन के बारे में बताया गया था। एंड अभी का अगर आप सीआरपीसी देखेंगे तो सेक्शन 360 जो है वो इसके बारे में बात कर रहे हैं। देन चिल्ड्रन एक्ट 1908 was also dealing with this particular subject, and Indian Jail Committee's report was prepared in 1919 to 20, according to which a particular law was established in the year 1923, but because of some reasons it was not enforced. देन अगेन 1931 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक बिल प्रिपेयर किया, एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया रिलेटिंग टू प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस इट वाज नॉट प्रोसेस्ड। अब उसका मेन रीज़न क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये चीज़ प्रिपेयर की उस टाइम पे जब अपना देश आज़ाद नहीं था और डिफरेंट प्रोविंसेस वर देयर, सो प्रैक्टिकली इट वाज नॉट ईजी टू जस्ट एनफोर्स दिस पर्टिकुलर लॉ। देन अगेन इन 1934 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को बोला कि बिकॉज वी आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेशन, तो इस वजह से आप क्या कीजिए, अपने अपने प्रोविंसेस के अंदर जो भी आपको सुविधा अनुसार प्रॉपर लगे उसके अकॉर्डिंग आप लॉ जो है वो प्रिपेयर कीजिए और एनफोर्स करवाइए। देन 1957 में अगेन इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड बिल प्रिपेयर किया गया और इसे जॉइंट कमेटी को सौंपा गया। तो 1958 में जॉइंट कमेटी ने ये पर्टिकुलर जो बिल था इसे एक अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके जो भी इसे चेंजेस करने थे उसके साथ इसे पार्लियामेंट को दिया। एंड फाइनली प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स बिल जो था वो एक्ट के फॉर्म में प्रेजेंट किया गया इन द ईयर 1958। अब ये जो लॉ है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, ये रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट पे बेस्ड है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। आँख के बदले आँख जो है पूरे विश्व को अंधा कर सकती है। सो वी शुड हेट द क्राइम एंड वी शुड नॉट हेट द क्रिमिनल, because we don't know कि in what circumstances he have just committed this particular crime. So that is the reason we are saying this thing. Now this is act number 20 of 1958, which means 1958 में 20th नंबर पे this law was passed या enacted। अब इनेक्टमेंट की बात करें या फिर वो दिन जब ये पर्टिकुलर लॉ बनाया गया था तो वो है 16 मई 1958। एंड इसे कब लागू किया गया है तो उसके लिए डिफरेंट डेट्स आर देयर। जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गजट के थ्रू डिफरेंट नोटिफिकेशंस पास करके अलग अलग स्टेट में अपने अकॉर्डिंग उन्होंने इस पर्टिकुलर लॉ को लागू करवाया था। यानी कि इनेक्टमेंट डेट जो है इस लॉ की वो तो सेम है सबके लिए, बट एनफोर्समेंट डेट है वो डिफरेंट है क्योंकि स्टेट्स ने अपने अकॉर्डिंग इसे डिफरेंट डिफरेंट डेट्स को एनफोर्स करवाया था।
फॉर एग्जाम्पल राजस्थान की अगर आप बात करें तो ऑन 1 अक्टूबर 1962 दिस पर्टिकुलर लॉ वॉज एनफोर्स्ड। अब यहाँ पर कोई चैप्टर्स या पार्ट्स या फिर डिविजन्स या फिर किसी भी ऐसी चीज़ में इसे डिवाइड नहीं किया गया है। यहाँ पर सिंपली 19 सेक्शंस जो हैं दीज आर गिवन। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द प्रियम्बल और द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ, तो वो क्या कहता है कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपका मेन मकसद क्या है, कोई भी ऑफेंडर जो है उसे आप प्रोबेशन पे, एडमोनिशन पे या फिर उनसे ही मिलती जुलती किसी भी चीज़ के थ्रू आप क्या करेंगे, उसे रिलीज कर रहे हैं। यानी कि जेल में भेजने के बजाय आप उसे क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट सेक्शन वाइज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेक्शन 1, दैट इज डीलिंग विद शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। जब शॉर्ट टाइटल की बात होती है तो वहाँ पर इसका मतलब हो गया प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, यानी कि सिंपली जो एक्ट का नॉमेनक्लेचर है उसे शॉर्ट टाइटल बोला जाता है। नाउ विद दिस कम्स इनटू योर माइंड कि व्हाट इज लॉन्ग टाइटल। तो लॉन्ग टाइटल के लिए जो भी किसी लॉ का ऑब्जेक्ट है या प्रियम्बल है उसे आप लॉन्ग टाइटल बोलते हैं। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, this is an act to provide for release of offenders on probation or after due admonition and for matters connected therewith. So this is the long title of this particular law. Now when you talk about the extent, यानी कि applicability इस law की कहाँ पे है, कौन सा ऐसा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या होगा, कहाँ पर एक्चुअल में ये लॉ अप्लाई करने वाला है। सो दिस विल अप्लाई टू द होल ऑफ इंडिया। बिफोर 2019 वी ऑलरेडी नो कि जितने भी सेंट्रल लॉज थे वो जम्मू कश्मीर पर अप्लाई नहीं करते थे, बट आफ्टर द अमेंडमेंट इन 2019 अभी जितने भी सेंट्रल लॉज होंगे वो जम्मू कश्मीर पे भी अप्लाई करेंगे। सो दैट इज वाई वी हैव सेड कि दिस पर्टिकुलर लॉ एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एंड ऑब्वियसली इट इज इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। कमेंसमेंट का वी हैव ऑलरेडी सीन कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपने अनुसार क्या करेंगे, नोटिफिकेशन या फिर ऑफिशियल गजट के थ्रू लॉज को अपने अपने स्टेट्स के अंदर एनफोर्स करवा सकते हैं। Now let's talk about the definition part. So in section 2A, code word is given. तो code as we know कि 1958 this law was passed. प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट जो है वो 1958 में आया था और उस टाइम पे सीआरपीसी जो था वो चल रहा था 1898 का। न्यू सीआरपीसी वाज नॉट देयर, ठीक है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। सो इसीलिए कोड का मतलब यहाँ पर है सीआरपीसी 1898, ना कि सीआरपीसी 1973। सेकेंड थिंग वी हैव इज प्रोबेशन ऑफिसर। तो कोई भी प्रोबेशन ऑफिसर की अगर आप बात करेंगे तो वो सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग जो भी अपॉइंट किया गया है या रिकॉग्नाइज किया गया है उसे इस डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा। प्रेस्क्राइब्ड वर्ड का मतलब होता है कि रूल्स के थ्रू कोई भी चीज़ अगर आप प्रेस्क्राइब करते हैं, रूल्स एज वी नो विच आर मेड बाय द डिफरेंट गवर्नमेंट्स ओनली, तो उनके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ आप मेंशन करेंगे उसे आप प्रेस्क्राइब्ड में इंक्लूड करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट थिंग वी हैव इज वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस। तो कोई भी वर्ड अगर इस पर्टिकुलर लॉ में यूज़ किया गया है बट उसका मीनिंग अगर क्लियर नहीं किया गया है तो वी कैन रेफर टू द ओल्ड सीआरपीसी, दैट इज सीआरपीसी 1898, और वहाँ पर जो मीनिंग लिखा होगा अकॉर्डिंगली यू कैन जस्ट टेक दिस पर्टिकुलर थिंग इनटू कंसिडरेशन। नाउ वी नो कि वेन एवर वी आर गोइंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जुडिशरी या फिर कोई भी और, तो जो एमसीक्यूज रहते हैं उनमें दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड कि सपोज कीजिए आप सीआरपीसी की बात करेंगे तो कंप्लेंट वर्ड कहाँ डिफाइन है। सो यू शुड जस्ट नो कि सेक्शन 2 क्लॉज डी टॉक्स अबाउट कंप्लेंट। तो इसका जो एक प्रॉपर सीरीज है वो हमें याद रखना होता है। सो यू शुड रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ शॉर्ट ट्रिक। सो जस्ट टू रिमेंबर डेफिनेशंस इन सेक्शन 2 यू कैन रिमेंबर दिस CPPW। तो कोड, प्रोबेशन ऑफिसर, प्रेस्क्राइब्ड, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड। सो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर शॉर्ट ट्रिक यू कैन रिमेंबर द डेफिनेशंस कि कौन से में कौन सी डेफिनेशन दी गई है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 3 विच इज टॉकिंग अबाउट एडमोनिशन। सो एडमोनिशन और प्रोबेशन दोनों में जो मेन इंपॉर्टेंट क्रक्स है वो हम ऑलरेडी इंडेक्स के थ्रू डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन दिस एडमोनिशन एंड प्रोबेशन। नाउ हेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेक्शन दैट इज सेक्शन 3 जो है वो यहाँ पर बात करता है एडमोनिशन की। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी गई हैं। कोई भी पर्सन अगर ऑफेंस, किसी भी ऐसे ऑफेंस का अगर उसने कमिट किया है, कोई भी ऑफेंस उसने कमिट किया है which is punished under section 379, 80, 81, 404, 420 ऑफ इंडियन पिनल कोड, या फिर कोई और ऑफेंस अगर उसने कमिट किया है जिसका पनिशमेंट 2 साल तक का है या फाइन है या फिर दोनों है। यहाँ पर जो आप बात कर रहे हैं 2 साल की, तो वो किसी भी पर्टिकुलर लॉ में दिया गया है। इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आईपीसी के ही सेक्शंस यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं।
किसी भी पर्टिकुलर लॉ में कोई भी ऑफेंस अगर दिया गया है और उसका पनिशमेंट 2 साल तक का है, तो वहाँ एडमोनिशन का बेनिफिट दिया जा सकता है। सो व्हाट ऑल सेक्शंस आर इंक्लूडेड, कोई भी ऑफेंस जो कि डिफाइंड है आईपीसी के सेक्शंस लाइक 379, 80, 81, 404 एंड 420, एंड उसके अलावा कोई भी सेक्शंस जो कि जिनका पनिशमेंट, कोई भी ऑफेंसेस जिनका पनिशमेंट 2 साल तक का है या फाइन है या दोनों है, तो उनमें आप एडमोनिशन का बेनिफिट देंगे। सेकेंड थिंग इज कि कोई भी तरह का प्रीवियस कन्विक्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि पहले कभी उसे उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए कन्विक्ट नहीं किया गया हो। थर्ड थिंग इज यू हैव टू जस्ट कंसिडर कि व्हाट वर दी सर्कमस्टांसेस, ठीक है, जिनके अंदर उसने वो ऑफेंस कमिट किया था, उस ऑफेंस का नेचर क्या है, ऑफेंडर का कैरेक्टर क्या है। सपोज कीजिए कि जनरली ही इज़ अ जेंटलमैन एंड एक्सेप्शनली उसने वो ऑफेंस कमिट कर दिया, तो ये सब चीज़ें कंसिडर करते हुए यू कैन जस्ट प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ एडमोनिशन rather than sending that person in jail. What you can do, you can just give him the benefit of admonition. यहाँ पर हमने बात की थी कि प्रीवियस कन्विक्शन जो है वो नहीं होनी चाहिए, अगर प्रीवियस कन्विक्शन हो चुकी है तो फिर आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो प्रीवियस कन्विक्शन जो है इट एक्चुअली इंक्लूड्स एनी काइंड ऑफ ऑर्डर विच इज मेड अगेंस्ट हिम अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, दैट इज सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। यानी कि प्रीवियस ऑर्डर सेक्शन 3 और 4 के अकॉर्डिंग अगर पहले मिला था, यानी एडमोनिशन ऑर्डर, प्रोबेशन ऑर्डर अगर पहले पास किया गया है, तो उसे भी प्रीवियस कन्विक्शन में ही इंक्लूड किया जाएगा। नाउ वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट केस है, दैट इज बसी केसन वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा 1967। इस पर्टिकुलर केस में सेक्शन 380 आईपीसी के लिए लाइबल था एक 20 इयर्स यंगस्टर। नाउ ही वाज लाइक ही हैव नॉट प्रिपेयर्ड दैट पर्टिकुलर थिंग, कोई भी उसने ऑफेंस के लिए प्रीवियस कोई तैयारी वगैरह नहीं की थी। ऑल्सो देर वॉज नो सच प्रीवियस कन्विक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन, सो एडमोनिशन का बेनिफिट वॉज गिवन टू दैट पर्सन। तो इसको अलाउ करने के रीजंस क्या क्या थे? सबसे पहला रीजन था, फर्स्ट कंडीशन उसने फुलफिल की, सेक्शन 380 एज वी हैव ऑलरेडी सीन कि दिस इज कवर्ड इन एडमोनिशन, सो दैट्स वाई दिस बेनिफिट वॉज गिवन। देन यहाँ पे सर्कमस्टांसेस थे, वो these show कि here actually no deliberate preparation was committed and no design was formulated, also there was no such previous conviction, so these were the reasons because of which admonition का benefit was given to that person. Now next case we have is Ahmed versus state of Rajasthan. In this case person have just created some situation due to which communal tensions have arisen, यानी कि एक सीरियस नोट पे उसने काफ़ी बड़ा काम कर दिया था, तो इस वजह से उसे एडमोनिशन का बेनिफिट जो है वो नहीं दिया गया था। नेक्स्ट थिंग वी हैव इज सेक्शन 4 दैट इज टॉकिंग अबाउट प्रोबेशन, यानी कि कोर्ट जो है कुछ सर्कमस्टेंसेस के अंदर पर्सन को प्रोबेशन का बेनिफिट भी दे सकती है। तो प्रोबेशन के बेनिफिट के लिए जो फर्स्ट चीज़ वी नीड टू कीप इन माइंड इज़ दैट जो भी उसने ऑफेंस कमिट किया हो उसका पनिशमेंट डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो यही रीज़न था जिसकी वजह से हमने बोला था कि प्रोबेशन का स्कोप जो है वो वाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड डेथ सेंटेंस के अलावा जितने भी केसेस हैं, जितने भी ऑफेंसेस हैं, उनके जो भी पनिशमेंट्स हैं, उन सब में आप प्रोबेशन का बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड इज़ कि पनिशमेंट जो है किसी भी ऑफेंस का जो उसने कमिट किया है वो ना तो डेथ है ना ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। सेकेंडली यू नीड टू कीप इन माइंड दी सर्कमस्टांसेस जिसमें उसने ऑफेंस कमिट किया था, यानी कि ऑफेंस का नेचर क्या है, कैरेक्टर क्या है ऑफेंडर का, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको प्रोबेशन का बेनिफिट प्रोवाइड करना होता है। नाउ यहाँ पर हमेशा एक बॉन्ड जो है वो फिल करवाया जाता है, वेदर विद और विदाउट श्योरिटीज़। अगर कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे श्योरिटीज़ जो हैं उनका होना इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे विद श्योरिटीज़, एंड इफ़ इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट देन विदाउट श्योरिटीज़ ऑल्सो दिस बॉन्ड कैन बी फिल्ड। अब इस बॉन्ड में एक्चुअल में लिखा क्या जाता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ हमेशा हम स्किप कर जाते हैं, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि ये जो बॉन्ड है ये किसकी बात करता है, टू अपीयर एंड रिसीव सेंटेंस। कोर्ट के अंदर जब भी आपको बुलाया जाएगा, जब भी आपको सेंटेंस रिसीव करने के लिए बोला जाएगा, तो यू विल बी अवेलेबल, इस बात का ये बॉन्ड जो है ये फिल करवाया जाता है। अब जब भी किसी पर्सन को आप ये बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोबेशन का, सो उस टाइम पे वो ऑफेंडर एज वेल एज श्योरिटी उन दोनों का ही देयर शुड बी फिक्स प्लेस ऑफ अबॉर्ड, जो रेजिडेंस का एज वेल एज जो ऑक्यूपेशन का जो भी एक पर्टिकुलर एरिया है वो एक्चुअल में फिक्स रहना चाहिए। ओनली देन यू कैन जस्ट गिव द बेनिफिट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। ऑल्सो जब भी आप प्रोबेशन का बेनिफिट देंगे तो कोर्ट को हमेशा रिपोर्ट जो है उसे ध्यान में रखना होता है।
कौन सी रिपोर्ट? जो प्रोबेशन ऑफिसर जो है उसने प्रिपेयर की थी, उस पर्टिकुलर रिपोर्ट को कंसिडर करने के बाद ही ये बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट थिंग वी हैव इज कि ऑफेंडर एज वेल एज पब्लिक, उनके बेनिफिट के लिए आप कोई सुपरविजन ऑर्डर जो है वो भी पास कर सकते हैं इन एडिशन, और इसका टाइम पीरियड जो है वो मिनिमम 1 ईयर रहेगा। तो 1 साल से ज़्यादा का सुपरविजन ऑर्डर दिया जा सकता है, और ये सुपरविजन ऑर्डर जो होगा इसे आपको ऑफेंडर्स को, श्योरिटीज़ को, प्रोबेशन ऑफिसर्स को, सबको प्रोवाइड करना होता है इसका कॉपी, एंड यू शुड एक्सप्लेन द टर्म्स एंड कंडीशंस वॉट एवर आर रिटर्न इन दैट ऑर्डर। नाउ नेक्स्ट थिंग वी हैव इज कि जो एडिशनल कंडीशंस हैं बॉन्ड में, हमने देखा कि जनरली आपको क्या मेंशन करना है कि यू विल अपीयर एंड यू विल रिसीव सेंटेंस व्हेन एवर यू आर आस्क्ड टू डू सो, and also there can be some sort of additional conditions also according to the facts and circumstances of the case. अब कौन सी ऐसी एडिशनल सर्कमस्टांसेस या कंडीशंस हो सकती हैं? यू कैन आस्क दैट पर्सन कि आप इस रेजिडेंस को छोड़कर नहीं जाएंगे, या फिर इन इंटॉक्सिकेंट से आपको दूर रहना होगा, या फिर कोई और मैटर जो है उसके लिए आप बोल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल यू आर नॉट अलाउड टू रिपीट द सेम ऑफेंस, या फिर कोई और किसी पर्टिकुलर पर्सन के आपको कॉन्टैक्ट में नहीं आना है। तो ये सब एडिशनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं ये यहाँ पर ऐड की जा सकती हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी द केस लॉज डीलिंग विद दिस पर्टिकुलर सेक्शन। सो फर्स्ट केस वी हैव इज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस नटवरलाल 1980। इस केस में गोल्ड स्मगलिंग के साथ ये पकड़ा गया था, एंड बिकॉज दिस पर्टिकुलर ऑफेंस इज अफेक्टिंग द पब्लिक रेवेन्यू एज वेल एज द इकोनॉमी, सो इसीलिए जो प्रोबेशन का बेनिफिट था या एडमोनिशन का बेनिफिट यहाँ पर नहीं दिया गया था। दुर्गेश चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, दिस इज रिसेंट केस ऑफ 2019। इस केस में द पर्सन वाज कन्विक्टेड ऑफ सेक्शन 323, 452 एंड 326 आईपीसी। So it is always important for the benefit of admonition, probation and everything कि वहाँ पे एक्विटल नहीं हुआ है, वहाँ पे कन्विक्शन हुआ है, एंड ऑल्सो यहाँ पर किसी तरह का प्रीवियस कन्विक्शन नहीं था, बट स्टिल ट्रायल कोर्ट ने बेनिफिट नहीं दिया गया, ट्रायल कोर्ट ने बेनिफिट नहीं दिया, एंड उसका रीज़न भी नहीं बताया गया था। तो इसीलिए अपीलेट कोर्ट ने अपीलेट कोर्ट जस्ट प्रोवाइडेड द बेनिफिट ऑफ दीज सेक्शंस। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन वी हैव इज सेक्शन 5, दैट इज टॉकिंग अबाउट द पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन एंड कॉस्ट। तो कोर्ट जो है उसके पास में पावर है कि वो कंपनसेशन एंड कॉस्ट को पे करने के लिए बोल सकता है। नाउ व्हाट इज कंपनसेशन? वेन एवर यू आर आस्किंग टू रेम्यूनरेट द लॉस और इंजरी विच इज सफर्ड, so that is included in compensation. And when you talk about the cost, that is expenses which have just occurred in the court, so these things can be asked by the court to be paid by that particular person, and also दिस पर्टिकुलर अमाउंट इज़ रिकवर्ड एज ए फाइन। तो जो सेक्शंस हैं न्यू सीआरपीसी की अगर आप बात करेंगे तो उनमें सेक्शन 421 एंड 422 के अकॉर्डिंग जिस तरह से फ़ाइन को रिकवर किया जाता है उस तरह से ये पर्टिकुलर अमाउंट जो है रिलेटिंग टू कॉम्पनसेशन एंड कॉस्ट इट विल बी रिकवर्ड। बट इफ़ यू रेफर योर बेयर एक्ट तो यहाँ पे सेक्शन 5 क्लॉज 2 में आप ये देखेंगे कि सेक्शन 386 एंड 387 आर मैंशनड। तो these sections are from old CRPC and नए वाले के sections हैं 421 and 422। Now the next thing we have is कि सिविल कोर्ट जो है अगर फर्दर सेम मैटर से ही डील कर रहा है एंड कोई अगर सिविल सूट अगर इस चीज़ से रिलेटेड फाइल किया गया है तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ये जो होगा ये पर्टिकुलर अमाउंट ये कोर्ट जो है इट विल कंसिडर वाइल अवॉर्डिंग डैमेजेस। जब भी डैमेजेस अवॉर्ड किए जाएंगे तो उस टाइम पे ये जो आप पेमेंट कर रहे हैं रिलेटिंग टू कॉम्पनसेशन एंड कॉस्ट दिस थिंग शैल बी रेफर्ड बाय द सिविल कोर्ट। अब हम बात करते हैं सेक्शन 6 के बारे में। So the object of section 6 is to ensure that juvenile offenders are not sent to jail for offences which are not so serious as to warrant imprisonment for life, with a view to prevent them from contamination due to contact with hardened criminals of the jail. So therefore this particular provision should be liberally construed, because we should keep in mind the main spirit of this particular law, what it actually wants or what is the main object of this particular law is कि जो जुवेनाइल्स हैं उनको जेल में ना भेजा जाए, अदरवाइज वो जितने भी पीपल हु आर ऑलरेडी देयर इन जेल उनके कांटेक्ट में आके हो सकता है कि हार्डन्ड क्रिमिनल्स जो हैं उनकी फॉर्म में बाहर निकलें। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वी शुड ट्राई आवर बेस्ट कि वी शुड नॉट सेंड देम इन जेल। नाउ whenever there is any person who is below the age of 21 years एंड उसने कोई भी ऑफेंस अगर किया है जिसका पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट, किसी भी तरह का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है सिवाय लाइफ इम्प्रिजनमेंट के, तो उस केस में उसे सेंटेंस नहीं किया जाएगा, उसे सेंटेंस अवॉर्ड नहीं किया जाएगा
एंड अगर सपोज इफ़ यू जस्ट गो थ्रू दी सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, या फिर नेचर और कैरेक्टर को अगर आप ध्यान में रख रहे हैं एंड अगर आपको लग रहा है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू send that person in jail, तो you can do it after assigning the reasons for the same, otherwise this thing will not be allowed. And also, as we have seen the report in section 4 which was submitted by probation officer, in the same way section 6 जो है उसमें भी जो report prepare की गई है by probation officer, it should be considered by the court while awarding or while not awarding the sentence. अब हम बात करते हैं सेक्शन 7 के बारे में, अकॉर्डिंग टू विच जिस रिपोर्ट की हमने बात की थी इन सेक्शन 6 वाइल वी वर डीलिंग विद द चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 21 ईयर्स ऑफ एज, एंड ऑल्सो इन सेक्शन 4 जब भी आप प्रोबेशन का बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे थे, तो जो रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है बाय प्रोबेशन ऑफिसर इट शुड बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल, एंड इन फ्यू सर्कमस्टांसेस जो ऑफेंडर है उसको आप अलाउ कर सकते हैं, यू कैन कम्युनिकेट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द पर्टिकुलर रिपोर्ट विच इज़ देयर, एंड अकॉर्डिंगली जो भी ऑफेंडर रहेगा उसको आप बोल सकते हैं टू प्रूव और टू जस्ट कीप द एविडेंसेस रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग। जो भी स्टेट किया गया है रिपोर्ट में उससे रिलेटेड जो ऑफेंडर है उसको प्रूफ लाने को या एविडेंसेस लाने को बोला जा सकता है। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन 8 दैट इज टॉकिंग अबाउट द वेरिएशन ऑफ कंडीशंस ऑफ प्रोबेशन। अभी अगर सपोज कीजिए ऑफेंडर या फिर पब्लिक उसके अगर इंटरेस्ट को आप देखेंगे और उनको ध्यान में रखते हुए अगर आपको लगता है कि सिचुएशंस आर चेंज, तो अकॉर्डिंगली बॉन्ड जो है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। उसका आप टाइम पीरियड जो है या फिर ड्यूरेशन जो है यू कैन जस्ट इंक्रीज और यू कैन डिक्रीज द सेम बाय जस्ट कीपिंग इन व्यू द कंडीशंस विच आर चेंज्ड। एंड ऑल्सो जो 3 साल का टाइम था जो हमने देखा था कि प्रोबेशन के अंदर मैक्सिमम 3 साल का बेनिफिट दिया जा सकता है, सो इट शुड नॉट बी वैलिड। ऐसा नहीं होगा कि 3 साल को एक्सीड कर रहा है, सो वी शुड जस्ट सी ऑल दीज थिंग्स एंड अकॉर्डिंगली एडिशनल कंडीशंस भी आप इम्पोज कर सकते हैं और कंडीशंस जो हैं आप उनको चेंज कर सकते हैं। नाउ सपोज अगर जो नई कंडीशंस हैं उनको अगर श्योरिटी वगैरह मानने को तैयार नहीं है, तो उस केस में श्योरिटीज़ वगैरह को चेंज भी किया जा सकता है। एंड इफ़ ऑफेंडर फेल्स इन जस्ट फिलिंग द फ्रेश बॉन्ड, या फिर कोई भी रीज़न है अगर उस वजह से वो अगर प्रॉपरली एक्ट नहीं कर पा रहा है, बॉन्ड प्रॉपरली फुलफिल नहीं कर पा रहा है या फिर श्योरिटीज़ एग्री नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में उसे ओरिजिनल ऑफेंस के लिए सेंटेंसिंग की जा सकती है। एंड ऑल्सो इट इज़ नॉट लाइक इट इज़ नॉट नेसेसरी, अगर अननेसेसरी आपको लग रहा है टू कीप दैट पर्सन इन लाइक सुपरविजन और समथिंग, तो उस केस में आप सुपरविजन ऑर्डर जो है उसको भी ख़त्म कर सकते हैं एंड उसे डिस्चार्ज किया जा सकता है फ्रॉम द बॉन्ड विच वॉज फिल्ड बाय दैट पर्सन। नाउ लेट्स कम टू सेक्शन 9, अकॉर्डिंग टू विच अगर कोई पर्सन इफ़ ही फेल्स टू ऑब्जर्व कंडीशंस वॉट एवर आर मैंशन इन द बॉन्ड, सो इन दैट केस अरेस्ट वारंट जो है उसके खिलाफ इशू किया जा सकता है, या फिर समन्स उसके खिलाफ जारी किए जा सकते हैं, या फिर उसकी श्योरिटीज़ के खिलाफ जारी किए जा सकते हैं टू अटेंड बिफोर दैट पर्टिकुलर कोर्ट। अकॉर्डिंगली उसे जो है अरेस्ट किया जा सकता है, या फिर यू कैन आस्क दैट पर्सन टू अटेंड इन कोर्ट इन पर्सन और थ्रू द पर्टिकुलर श्योरिटी। एंड ऑल्सो आप उसे अकॉर्डिंगली कस्टडी में रिमांड पे ले सकते हैं, ऑल्सो आप उसे बेल पे रिलीज भी कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे विद और विदाउट श्योरिटी यू कैन जस्ट आस्क दैट पर्सन to appear on any kind of date which is to be fixed for hearing. So this can be done। and also जो भी पर्सन रहेगा वो वहाँ पर अगर सपोज वो फेल हो जाता है टू ऑब्जर्व द कंडीशंस वॉट एवर आर मैंशन इन द बॉन्ड, सो इन दैट केस यू कैन सेंटेंस दैट पर्सन फॉर द ओरिजिनल ऑफेंस विच वॉज कमिटेड, या फिर अगर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ही हैव जस्ट डन दिस थिंग, अगर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ही हैव जस्ट ब्रीच द कंडीशंस विच वर गिवन इन द बॉन्ड, तो उस केस में उसके खिलाफ पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है ऑफ 50 रुपीज़। सो मैक्सिमम 50 रुपीज़ तक का एक पनिशमेंट के तौर पे उसे दिया जा सकता है, एंड फर्दर उसे बॉन्ड पे रिलीज़ किया जाएगा। फिर भी अगर वो ये चीज़ मानने को तैयार नहीं है तो उसे ओरिजिनल ऑफेंस के लिए सेंटेंसिंग किया जा सकता है। नाउ अगेन इन योर बैरेक्ट यू कैन जस्ट मैंशन फ्यू थिंग्स फॉर सेक्शन 10। ये बात करता है कि जो भी श्योरिटीज से रिलेटेड प्रोविजन सीआरपीसी में दिए गए हैं वो सब आपको यहाँ भी अप्लाई करने हैं इन प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। तो क्योंकि अपने सीआरपीसी अपने सॉरी इस पर्टिकुलर लॉ में दैट इज़ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट पुराने सेक्शंस दिए गए हैं, पुराने सीआरपीसी के सेक्शंस दिए गए हैं। सो इफ़ यू वांट टू रेफर दीज सेक्शंस एज पर न्यू सीआरपीसी you can just mention the same। so for these sections if you see this section 10, तो यहाँ पर sections mentioned हैं 122 126 126A and all these sections, तो उनकी जगह पे you can just mention section 121 123 clause 10 124
373, and for the sections which are there from 514 to 515 you can write down section 446 to 449. so आप बैक जाके फिर से इन sections को लिख सकते हैं या फिर पॉज करके जैसे भी as you find this suitable you can just mention the sections as per new CRPC. Now let's come to section 11. एज पर सेक्शन 11 जितने भी अपीलेट कोर्ट्स हैं या फिर कोई भी कोर्ट रिवीजन के अंदर भी ये चार जो भी प्रोबेशन या फिर एडमोनिशन का बेनिफिट है ये प्रोवाइड कर सकता है. ऑल्सो जब भी सेक्शन 6 की कोई भी कंडीशन आती है यानी कि 21 ईयर्स से बिलो अगर कोई पर्सन है एंड उसे अगर ऐसा कोई बेनिफिट नहीं प्रोवाइड किया गया और जो ऑफेंस था वो अगर अपीलेबल नहीं है सो इन दैट केस ऑल्सो उस कोर्ट से जो भी जनरली अपील्स जा रही हैं उसी की तरह आप नॉर्मली क्या कर सकते हैं अपील्स भेज सकते हैं टू दी जस्ट द कोर्ट विच इज़ मैंशन देयर एंड यू कैन जस्ट आस्क फॉर द पर्टिकुलर थिंग. तो वहाँ पे वो जो कोर्ट है वो यहाँ पर बेनिफिट दिलवा सकता है एंड ही कैन कॉल फॉर ही कैन एग्जामिन द रिकॉर्ड विच वॉज ऑलरेडी देयर and he can just pass the order accordingly. So even if the offense which was not appealable, so in that case also because the person is below the age of 21 years of age, so what you can do you can just treat that particular offense as appealable only. So एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द अपीलेट कोर्ट एंड हाई कोर्ट का पावर तो वो क्या कर सकते हैं अगर ऑलरेडी कोई ऐसा बेनिफिट दिया गया था रिलेटिंग टू प्रोबेशन और एडमोनिशन तो उन ऑर्डर्स को आप सेट असाइड भी कर सकते हो इन द अपीलेट कोर्ट. सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज मेंशन एंड डेल्ट अकॉर्डिंगली एज पर सेक्शन 11. नाउ नेक्स्ट थिंग वी हैव इज कि जो भी अपीलेट कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है वो रिवीजन में क्या कर सकते हैं वो एक्चुअल में कोई भी उससे ज़्यादा पनिशमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं जो कि नॉर्मली ओरिजिनल कोर्ट वहाँ पर दे पाता. तो उससे ज़्यादा पनिशमेंट जो है वो आप वहाँ पर नहीं प्रोवाइड करेंगे. दिस इज़ वन ऑफ द प्रोविजो विच इज़ अटैच्ड टू सेक्शन 11. अब सेक्शन 12 जो है वो ये बोलता है कि अगर कोई भी बेनिफिट दिया गया है रिलेटिंग टू प्रोबेशन और एडमोनिशन सो इन दैट केस उसे एज अ डिस्क्वालिफिकेशन डील नहीं किया जाएगा. यानी कि अगर प्रोबेशन और एडमोनिशन का बेनिफिट दिया है वो अगर गिल्टी फाउंड किए गए थे और ये अगर बेनिफिट उसे मिला है तो उस केस में एक तरह से आप इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करेंगे. इसे डिस्क्वालिफिकेशन की तरह कहीं पर भी ट्रीट नहीं किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल कोई अगर एग्ज़ाम आप दे रहे हैं और वहाँ पर ऐसा कुछ अगर आपसे फॉर्म में फिल करवाया जाता है तो वहाँ पर ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है उसकी तरह डील नहीं किया जाएगा. इस डिस्क्वालिफिकेशन को रिमूव किया जाता है यानी कि ये चीज़ वहाँ पर अटैच नहीं की जाएगी और उसे एक तरह से यूँ माना जाएगा कि उसने कोई तरह का ऐसा ऑफेंस नहीं किया गया उसके द्वारा. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेक्शन 13 दैट इज़ प्रोबेशन ऑफिसर्स. तो यहाँ पर प्रोबेशन ऑफिसर्स जो हैं उसके बारे में ये बताया गया है कि कोई भी पर्सन अपॉइंट किया जा सकता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट कैन रिकॉग्नाइज एनी पर्सन or they can also provide some sort of societies. There are few societies which are recognized by the state government. तो वो सोसाइटी जो हैं वो प्रोवाइड कर सकती हैं किसी भी पर्सन को एज प्रोबेशन ऑफिसर. एंड ऑल्सो इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस कोर्ट जो है वो भी क्या कर सकता है प्रोबेशन ऑफिसर को अपॉइंट कर सकता है. अब जो भी कोई कोर्ट है जिसने सेक्शन 4 का ऑर्डर जो है वो पास किया है या फिर कोई भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिसके डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो पर्टिकुलर ऑफेंडर रिजाइड करता है वो लोग क्या कर सकते हैं किसी भी टाइम पे प्रोबेशन ऑफिसर को अपॉइंट कर देंगे जिस भी सुपरविजन ऑर्डर के अंदर किसी पर्सन का नाम मेंशन करना हो. तो उसकी जगह पे प्रोबेशन ऑफिसर कैन बी अपॉइंटेड बाय द पर्सन हु और द कोर्ट हु हैव गिवन द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 4 या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिसके एरिया में वो ऑफेंडर रह रहा हो. एंड ऑल्सो जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा उसके कंट्रोल में प्रोबेशन ऑफिसर्स जो हैं दे आर गोइंग टू वर्क. नाउ सेक्शन 14 दैट इज टॉकिंग अबाउट ड्यूटीज ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर. So duties can be remembered by a short trick that is ISAP, ISAAP. With the help of this you can remember these duties. Now what these duties are saying, probation officer जो हैं उनका एक्चुअल में काम क्या होता है तो एक तो वो इंक्वायर कर सकते हैं जो भी कोर्ट डायरेक्शन देंगे उसके अकॉर्डिंग दे कैन डू सम सॉर्ट ऑफ इंक्वायरी रिलेटिंग टू दी सराउंडिंग्स किन सर्कमस्टांसिस में वो रह रहा है. अगर कहीं पर भी असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट हुई तो वो वहाँ पर प्रोवाइड कर देगा. एंड ऑल्सो द रिपोर्ट विल बी मेड and sent to the particular court. Now S stands for supervision. तो सुपरवाइज करेंगे प्रोबेशनर्स एंड व्हाट दे आर गोइंग टू डू जहाँ पर भी उनको लगेगा कि कौन से किस वे में वो एक सूटेबल एम्प्लॉयमेंट उसे प्रोवाइड कर सकते हैं सो दे कैन गाइड अकॉर्डिंगली एंड सुपरवाइज अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट इन टू ड्यूटीज व्हाट दे आर डूइंग इज कि दे कैन एडवाइज एंड असिस्ट.
जो ऑफेंडर्स होंगे उनको वो एडवाइस कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं कि किस फॉर्म में कॉम्पेंसेशन या कॉस्ट पे किया जा सकता है, एंड ऑल्सो दे कैन जस्ट गाइड those people as and when necessary, and also they can perform such other duties which are required. So all these things can be done by the probation officers. Now what are the probation officers? They are acting as the public servant. As we know कि जो Indian Penal Code है उसका section 21 is defining public servant, तो प्रोबेशन ऑफिसर जितने भी रहेंगे उनको एज पब्लिक सर्वेंट आप वहाँ पर मान के चलेंगे. नाउ वाई वी आर कंसिडरिंग दीज पीपल एज पब्लिक सर्वेंट? बिकॉज इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स वहाँ पर मेंशन किए गए हैं. आईपीसी में दे हैव ऑलरेडी मेंशन ऑफेंसेस विच आर अगेंस्ट और विच आर डन बाय दोज पर्सन्स, राइट. सो पब्लिक सर्वेंट जो हैं उनके द्वारा किए गए या फिर उनके खिलाफ किए हुए ऑफेंसेस जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं आईपीसी में. एंड व्हेन यू आर सेइंग प्रोबेशन ऑफिसर्स आर आल्सो इक्विवेलेंट टू पब्लिक सर्वेंट, so they are coming under the ambit of Indian Penal Code. नेक्स्ट थिंग वी हैव इज कि प्रोबेशन जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं कोई भी जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर प्रोबेशन ऑफिसर्स है या फिर कोई और ऑफिसर्स हैं, उनके एक्शंस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है. दे आर जस्ट डेल्ट एज इन गुड फेथ. तो गुड फेथ में अगर कोई भी एक्शन उन्होंने लिया है तो दैट इज नॉट पनिशेबल. नाउ एज पर सेक्शन 17 जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अप्रूव करा के कोई भी तरह के रूल्स जो हैं वो बना सकती है. एंड मेनली किस चीज़ से रिलेटेड वो रूल्स होंगे कि हाउ यू आर गोइंग टू अपॉइंट द प्रोबेशन ऑफिसर, उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ रहेंगी, किस तरह से रिपोर्ट्स उनको सबमिट करनी है, जो सोसाइटीज़ हमने रिकॉग्नाइज की थी उनके लिए क्या कंडीशंस अवेलेबल हैं, देन व्हाट काइंड ऑफ रेम्यूनरेशन यू आर गोइंग टू प्रोवाइड, व्हाट विल बी द एक्सपेंसेस ऑफ डिफरेंट प्रोबेशन ऑफिसर्स एंड एवरीवन. देन कोई अगर सब्सिडी आप प्रोवाइड कर रहे हैं सोसाइटी को तो वो किस फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर कोई और भी तरह के रूल्स जो हैं अगर उनको सूटेबल लगेंगे सो दे कैन जस्ट राइट इट डाउन. एंड बिफोर पब्लिशिंग द सेम व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रेजेंट दीज रूल्स बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर. नाउ व्हाट सेक्शन 18 इज सेइंग कि 4 तरह के ऐसे लॉज हैं जिन पे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का कोई इफेक्ट नहीं होगा. नंबर 1 इज रिफॉर्मेटरी स्कूल्स एक्ट 1897 का सेक्शन 31. Number 2 is Prevention of Corruption Act of 1947. Then if there is any law which is dealing with juvenile offenders या फिर बोर्स्टल स्कूल, तो इनसे रिलेटेड जितने भी लॉज होंगे उन पे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता है. एंड व्हाट सेक्शन 19 इज सेइंग कि जो सेक्शन 562 है ऑफ द कोड, यानी ओल्ड जो पुराना सीआरपीसी है उसका 562 एंड नए वाले का सेक्शन 360 जो है वो उसका एप्लीकेबिलिटी नहीं होगा जहाँ पर भी ये पर्टिकुलर लॉ अप्लाई हो रहा है. सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 विद द इम्पॉर्टेंट केस लॉज. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेक्शन 360 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. अब सेक्शन 360 जो है सीआरपीसी का उसका भी ऑब्जेक्ट सेम ही है जैसा कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में हमने देखा था. दैट इज़ व्हाट इट इज़ डूइंग इज़ कि ये जो यंग पर्सन्स हैं उनको प्रिवेंट करता है जेल जाने से. अगर वो जेल में जाएंगे तो जो हार्ड एंड फास्ट क्रिमिनल्स वहाँ पर अवेलेबल हैं उनके साथ मिलके अगेन दे कैन जस्ट मूव टुवर्ड्स द पाथ ऑफ क्राइम. सो जस्ट टू स्टॉप दिस थिंग सेक्शन 360 इज़ गोइंग टू हेल्प. नाउ देर आर सम अदर रीजन्स ऑल्सो कि फर्स्ट टाइम अगर उन्होंने कोई भी ऑफेंस किया है सो देर इज़ नो सच नीड टू सेंड देम इन जेल, बिकॉज अल्टीमेटली वो गुड सिटीजन जो हैं वो नहीं रहेंगे एंड दे विल जस्ट गेट सम सॉर्ट ऑफ बैड इन्फ्लुएंस ओनली. सो दिस वॉज ऑल हेल्ड इन जुगल किशोर प्रसाद वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार. नाउ वेन एवर यू आर प्रोवाइडिंग द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 360 तो आपको कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है, उस पर्सन की एज, उसके कैरेक्टर, उसका एंटीसीडेंट क्या है, देन किन सर्कमस्टेंसेज में उसने ऑफेंस कमिट किया था, एंड इन चीज़ों को देखते हुए आप उसे गुड कंडक्ट पे रिलीज़ कर सकते हैं एंड उसे बॉन्ड भरवा के अगेन एज प्रोबेशन में हमने देखा था इन द सेम वे यहाँ पे भी बॉन्ड इज़ रिक्वायर्ड वेदर विद और विदाउट श्योरिटीज़. बॉन्ड में वही चीज़ है जो कि आपने प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में देखी थी, दैट इज टू अपीयर एंड टू रिसीव सेंटेंस वेन एवर दे आर कॉल्ड अपॉन ड्यूरिंग सच पर्टिकुलर टाइम पीरियड. अगेन यहाँ पे मैक्सिमम 3 years के लिए दे कैन बी कॉल्ड फॉर एंड मैक्सिमम 3 years के लिए दिस पर्टिकुलर बेनिफिट इज गिवन. एंड व्हाट इज़ द मेन पर्पस कि वो पीस मेंटेन करेंगे एंड दे विल मेंटेन गुड बिहेवियर. नाउ व्हाट आर द कंडीशंस इन विच सेक्शन 360 का बेनिफिट इज गिवन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन कि व्हाट रिगार्ड इज गिवन टू. अब कुछ कंडीशंस हैं जिनको आपको फुलफिल करना रहेगा. तो सबसे पहले तो प्रीवियस कन्विक्शन वहाँ पर नहीं हुआ है किसी भी वे में, और यहाँ पर अब बताया गया है कि कौन से लोगों को ये बेनिफिट दिया जाएगा.
तो अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस है जिसका पनिशमेंट है डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अलावा कोई भी, तो उस केस में वुमेन ऑफ एनी एज एज वेल एज मेल ऑफ 21 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, तो उन्होंने अगर कोई भी ऑफेंस कमिट किया है जो कि डेथ और एलआई के अलावा है, या फिर कोई और अगर आप बात करेंगे जो फाइन है या फिर 7 ईयर्स या फिर लेस का अगर पनिशमेंट है, तो वहाँ पर अगर 21 ईयर्स से बिलो का कोई भी पर्सन है वेदर मेल और फीमेल, तो उन लोगों को दिस पर्टिकुलर बेनिफिट इज गिवन। अब फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स अगर होंगे तो उनके लिए डिफरेंट सिचुएशंस आर गिवन। So when first offenders are there who have no previous conviction to his credit apart from the offense in question, so in that case also benefit can be given. So mainly what we are going to do is we are just trying to reform the criminals. उनको आप एक पर्टिकुलर सीरियस जोन में जाने से बचा रहे हैं, जस्ट टू प्रोटेक्ट द पर्टिकुलर सोसाइटी, जस्ट टू रिफॉर्म द ऑफेंडर. व्हाट यू आर डूइंग, you are just providing the benefit of section 360. Now there is some particular case that is मोहम्मद सैयद अली वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, जिसके अंदर अक्यूज जो था वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर ही था, प्लस उसकी एज भी बिलो 21 ईयर्स ऑफ एज थी. सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस प्रोबेशन का बेनिफिट वॉज गिवन. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि जो ये प्रोबेशन का जो बेनिफिट है, इट इज़ नॉट मैटर ऑफ राइट. ये डिस्क्रिशनरी पावर है जो कि कोर्ट के पास रहता है, डिस्क्रिशन, आफ्टर जस्ट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल दी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ एनी केस, प्रोबेशन का बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है. सो यू कैन नॉट जस्ट आस्क फॉर द सेम एज अ मैटर ऑफ राइट. ये सिर्फ और सिर्फ एक डिस्क्रिशन है, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो वो इस चीज़ का बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है, अदरवाइज इट विल नॉट अलाउ सच काइंड ऑफ बेनिफिट. Now, section 360 clause 3 is talking about the admonition का benefit. तो again you have to just keep into mind the age, character, antecedents, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए admonition का benefit can be given in the circumstances which were already there in section 3 of Probation of Offenders Act. नाउ नेक्स्ट थिंग वी हैव इज कि जो भी अपलिट या फिर रिविजन के जो भी पावर्स रहते हैं उस टाइम पे प्रोबेशन एडमोनिशन के जो बेनिफिट्स हैं वो दिए जा सकते हैं. And also these orders can be set aside which were already given by the trial court after just considering all the facts and circumstances. Then section 360 clause 8 and 9 what they are saying कि अगर किसी भी रीज़न की वजह से if the person is if he is failed in fulfilling the conditions, so in that case there can be arrest warrant, he can be taken into custody और bail पे उसे छोड़ा भी जा सकता है. So we can just do all these things as per the facts and circumstances. Now, what is the main difference between section 360 and Probation of Offenders Act? It is very important to note. So there is a case Channi versus State of Uttar Pradesh. What it is saying कि जो दोनों statutes के provisions हैं, they are having differences and they cannot coexist. There are a lot of differences in Probation of Offenders Act and section 360 of the Criminal Procedure Code. अब section 360 जो है वो कहीं भी अप्लाई नहीं करेगा जहाँ पे POA अप्लाई करता है. मेनली क्या डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, सेक्शन 360 जो है वो बात करता है इट जस्ट रिलेट्स ओनली टू पर्सन्स विच आर नॉट अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज हु आर कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस विच इज़ पनिशेबल विद फाइन ओनली, या फिर इम्प्रिजनमेंट 7 साल और उससे कम के लिए. लेकिन दिस इज ऑल्सो जस्ट टॉकिंग अबाउट एनी पर्सन अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज और एनी वुमेन कन्विक्टेड ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑफेंस विच इज़ नॉट पनिशेबल विद सेंटेंस ऑफ डेथ और LI. So this kind of classification or categorization is not provided in Probation of Offenders Act. ठीक है, स्पेसिफिकली वहाँ पे वेमेन या फिर 7 ईयर्स का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है. नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ सेक्शन 4 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट इज मच वाइडर. Why? Because it is applying to any kind of person who is found guilty of having committed an offense which is not punishable with death or life imprisonment. यहाँ पे अलग से दे आर नॉट प्रोवाइडिंग फॉर द एज लिमिट या फिर जो पनिशमेंट है वो वहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है. दैट इज़ कोई भी ऑफेंस का इम्प्रिजनमेंट 7 ईयर्स और ये सब चीज़ें जो हैं प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में नहीं दी गई हैं, while section 360 is considering all these things also. So this is all about Probation of Offenders Act, section 360 of CRPC and all the important case laws dealing with this particular topic. Thank you all.